Dear students, welcome to my YouTube channel Dr. Prerna Pharma. Today we are going to discuss about the kinetics of elimination. अब तक हमने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में बात कर ली है। तो अब हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में जो लास्ट पार्ट बच रहा है वो है एक्सक्रीशन। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एलिमिनेशन। नाउ एलिमिनेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरेंस, वो हमें समझना है। नाउ जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था ना, वैसे ही क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट है। जैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक अपरेंट वॉल्यूम हम इमेजिन करते हैं जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसी तरीके से क्लियरेंस में हम एक अपरेंट वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इमेजिन करते हैं जहां से ड्रग क्लियर हुई है। क्लियरेंस मतलब क्लियर होना, मतलब वहां से निकल जाना, वहां से खत्म हो जाना। सो clearance is defined as the hypothetical volume or the apparent volume of plasma from which the drug is eliminated or removed completely in unit time. Okay? ये clearance की definition होती है. It is the hypothetical volume of plasma which is cleared of a drug in a unit time. मतलब which is from which the drug is completely removed in unit time. तो इसकी जो यूनिट होती है, जो क्लियरेंस को लिखेंगे हम किस में, ml पर मिनट। तो ये इसकी यूनिट होती है। जो क्लियरेंस होती है दैट इज एक्चुअली अ सम टोटल ऑफ क्लियरेंसेस ऑफ होल ऑफ बॉडी। नाउ क्लियरेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनी से हो रही है। भाई आप इमेजिन करो ड्रग पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरी बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग लिवर में भी है, ड्रग फैट में भी है, किडनी में भी है, स्टमक में भी है, हार्ट। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्लियरेंस सिर्फ किडनी की नहीं है। क्लियरेंस पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जहाँ जहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, उन ऑर्गन्स से क्लियरेंस की बात है। तो जो टोटल क्लियरेंस होती है इट इज एक्चुअली अ सम टोटल ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम इंडिविजुअल ऑर्गन्स ऑल्सो। जैसे टोटल बॉडी क्लियरेंस हम लिखेंगे क्लियरेंस फ्रॉम लिवर, क्लियरेंस फ्रॉम किडनी, क्लियरेंस फ्रॉम हार्ट, क्लियरेंस फ्रॉम फैट, क्लियरेंस फ्रॉम मसल एंड सो ऑन। ठीक है। क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन किसी ड्रग का 10 माइक्रोग्राम पर ml है मान लो, और उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन है 500 माइक्रोग्राम पर मिनट। जब भी रेट की बात आती है ना, जब भी कहीं पे रेट आए तो रेट का जो ऊपर डिनोमिनेटर होगा वो होगा टाइम। ये आपको याद रखना है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे क्या है? 500 माइक्रोग्राम पर मिनट, मतलब हर मिनट में किडनी जो है 500 माइक्रोग्राम निकाल रही है। अब सो क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो 500 माइक्रोग्राम पर मिनट डिवाइडेड बाय 10 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या था? 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 50 ml पर मिनट। तो 50 ml पर मिनट हमारा क्लियरेंस हुआ, है ना। फॉर्मूला याद रखो, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसका एलिमिनेशन का क्या रेट है डिवाइडेड बाय हाउ मच ड्रग इज देयर इन द प्लाज्मा। तो उससे फिर हमें क्लियरेंस निकलेगा 50 ml पर मिनट। मतलब 50 ml वाटर में से ड्रग पर मिनट क्लियर हो रही है। ये 50 ml वाटर नहीं, 50 ml प्लाज्मा में से ड्रग हर मिनट क्लियर हो रही है। ठीक है। अब क्लियरेंस के बाद आती है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है, दो तरीके के काइनेटिक्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताती हूँ। तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स दे ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड। ठीक है। कांस्टेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है परसेंटेज, मतलब अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रेट ऑफ एलिमिनेशन कम हो जाएगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ जाएगी। सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है क्लियरेंस। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक दवाई लेते हैं और उसका, हाँ, सपोज उसका जो एलिमिनेशन है वो है 10% इज एलिमिनेटेड इन एवरी आवर। ठीक है, अब इसका 0 आवर पे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन सपोज 1000 मिलीग्राम्स है। एट द एंड ऑफ 1 आवर उसमें से 10% दवाई निकल जाएगी। तो 10% दवाई निकल गई तो कितना बचेगा, 900 मिलीग्राम। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, अब 900 का 10% कितना होता है, 90। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर अगेन 900 में से 90 मिलीग्राम निकल जाएगा और बचेगा कितना, 810 मिलीग्राम। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि क्लियरेंस कांस्टेंट है, 10% फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली एलिमिनेट हो रहा है। दूसरा, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, जो अमाउंट निकल रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, क्लियरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस केस में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एलिमिनेशन नहीं हो रहा है और टॉक्सिसिटी हो गई, ये नहीं होगा। अब दूसरा केस है, दूसरा सिनेरियो है, दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स समझते हैं कि क्या होती है। अब हम समझते हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है, पहली चीज बहुत कम ड्रग्स फॉलो करती हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल। ठीक है, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे फेनेटोइन जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को बाद में फॉलो करती हैं। इनिशियली हाई कॉन्सेंट्रेशंस पे वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, धीरे धीरे इट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में वहां पे फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा था, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है। तो अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट हो जाती है एंड क्लियरेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। आप ये डिफरेंस समझो। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट है, मतलब अमाउंट कांस्टेंट है ना निकलने का। तो वहां पे जैसे 10% था, यहाँ पे अपन ये मानते 10 मिलीग्राम है। तो अब सेम एग्जाम्पल को अप्लाई करो कि आपने 1000 मिलीग्राम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, 10 मिलीग्राम हर घंटे निकलेगा। ठीक है, एलिमिनेट होगा। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज रिमूव्ड इज 10 मिलीग्राम। तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बचेगा 990 मिलीग्राम। एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर अगेन फिर भी 10 मिलीग्राम ही निकलेगा, तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अब रहेगा 980 मिलीग्राम। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में तो 10% निकल रहा था, तो 1000 से पहुंचा 900, 900 से पहुंचा 810। और यहाँ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में 1000 से पहुंचा 990 और फिर दूसरे घंटे बाद 980। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाली जो दवाइयाँ होती है, इनमें क्या होता है, समय के साथ इनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ता जाता है एंड टॉक्सिसिटी करती है। फिर ये मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। बेसिकली ये डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स होता है, जिसमें जैसे जैसे समय के साथ जब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो एंजाइम्स ख़त्म हो जाते हैं, सफिशिएंट नहीं रहते हैं। एज अ रिजल्ट जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ड्रग चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसमें हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ होती हैं, जैसे फेनेटोइन है, डिजॉक्सिन है, वॉरफेरिन है। ये दवाइयाँ हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर ये टॉक्सिसिटी करती है। इसीलिए कहते हैं, जैसे फेनेटोइन एक दवाई है जो एपिलेप्सी में यूज़ होती है, तो ये कहा जाता है कि समय समय पे इस दवाई का थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करवाते रहना चाहिए, मतलब ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए कि भाई ये दवाई कहीं बॉडी में एक्यूमुलेट होके पॉइजनिंग तो नहीं कर रही है, टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रही है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक वाली दवाइयों को और मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक वाली दवाइयों पे हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब आप इसे प्रिस्क्राइब करें पेशेंट्स को, तो आप हमेशा TDM के बारे में दिमाग में रखें। TDM मतलब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, और अगर वो टॉक्सिक लेवल्स से ऊपर जा रही है तो उसे तुरंत डोज कम करें या फिर बंद करें। है काइनेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ को क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ
वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें ड्रग जो है अपने ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का 50% हो जाती है। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपने रेडियो आइसोटोप्स में पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल में पढ़ा होगा। तो यहाँ ड्रग्स में भी ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना टाइम में 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। हाफ लाइफ जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे डोज शेड्यूल बनाने के लिए, कि दवाई को सुबह दिन में एक बार लेना है या 2 बार लेना है दिन में, या 4 बार लेना है, 3 बार लेना है। ये कैसे डिसाइड होता है? ये हाफ लाइफ से डिसाइड होता है। ठीक है, क्यों डिसाइड होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। हाफ लाइफ खुद कैसे बनती है, मतलब डेरिवेशन कहाँ से आया हाफ लाइफ का। सो हाफ लाइफ इज एक्चुअली अ पैरामीटर और अ फीचर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लियरेंस एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस से हमारी हाफ लाइफ बनती है। इसका फॉर्मूला है 0.693 इंटू VD/CL, है ना। मतलब कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और फिर वो एलिमिनेट होगी, वो क्लियर होगी, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस का जो रेशियो है, इससे हमारी बॉडी की, उस ड्रग की हमारी बॉडी में लाइफ निर्धारित होती है। सो हाफ लाइफ फॉर्मूला इज 0.693 इंटू VD/CL। VD/CL रेशियो is the thing which decides what is going to be the half life of that drug in the body। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्लियरेंस कम है, तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। अगर क्लियरेंस ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो हाफ लाइफ बहुत कम होगी। अब हाफ लाइफ का फंडामेंटल समझो। आपने एक डोज दी पेशेंट को, तो पहली हाफ लाइफ के बाद उसकी 50% डोज हट गई। सपोज आपने 100 मिलीग्राम दिए पेशेंट को, 100 मिलीग्राम दे दिए और उसकी हाफ लाइफ है 4 आवर्स, तो 4 आवर्स के बाद वो ड्रग हमारी बॉडी में कितनी रह जाएगी? 50 मिलीग्राम। ठीक है, अगले 4 आवर्स के बाद वो ड्रग हमारी बॉडी में कितनी रह जाएगी? 50 का हाफ, दैट इज 25 मिलीग्राम। और उसके अगले हाफ लाइफ में, अगले 4 घंटे बाद वो ड्रग हमारी बॉडी में कितनी रह जाएगी? 12.5 मिलीग्राम। और फोर्थ हाफ लाइफ, लास्ट 4 आवर्स में वो ड्रग हमारी बॉडी में कितनी रह जाएगी? 6.25 मिलीग्राम्स। सो कहने का मतलब ये कि नियरली 4 to 5 हाफ लाइफ्स में ड्रग जो है बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। आपने दवाई एडमिनिस्टर करी, वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पहुंचेगी और अपनी हाफ लाइफ में आधी हो जाएगी। फिर अगली हाफ लाइफ में और आधी, उसकी अगली हाफ लाइफ में और आधी, और उसकी अगली हाफ लाइफ में और आधी, और 5th हाफ लाइफ तक आते आते लगभग एलिमिनेट हो जाती है। सो 4 to 5 हाफ लाइफ्स में द ड्रग गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। इसमें अब क्या होगा देखो, अब हम लोग एक दवाई तो नहीं खाते ना, दवाई तो अपन मल्टीपल इंटरवल्स पे खिलाते। पेशेंट को बोलते हैं आप सुबह खाना, शाम को खाना, सुबह खाना, शाम को खाना, दिन में 2 बार खाना। तो अब क्या होगा, अभी तक हमने पढ़ा कि एक बार के डोज एडमिनिस्ट्रेशन में 4 से 5 हाफ लाइफ में दवाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अब सपोज आपने दवाई को बार बार दे रहे हो, आप उसको उसकी हाफ लाइफ पूरी खत्म होने से पहले दे रहे हो उसको, है ना। सुबह दे रहे हो, फिर शाम को दे रहे हो, या सुबह दे रहे हो, दोपहर में दे रहे हो, शाम को दे रहे हो, रात को दे रहे हो। तो क्या होगा, रिपीटेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अल्टीमेटली द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट गो डाउन, instead it will go up. So it is seen that if you administer drugs 4 to 5 times, so it is seen that if you administer a drug 4 to 5 times again and again, this repeated drug administration results in a steady state plasma concentration. Now this is known as CPSS. CPSS मतलब स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का आपने ग्राफ भी देखा होगा बुक में, तो वो दिखाएगा कि कंटिन्यूसली ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है।
अल्टीमेटली ड्रग जो है एक ऐसा लेवल अटेन कर लेती है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अटेन करती है जहाँ पे उसका थेरेपेटिक इफेक्ट मैक्सिमम आता है। और ये जो रेंज है जिसमें कि थेरेपेटिक इफेक्ट मैक्सिमम आता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ड्रग को जब हम कंटिन्यूसली फिर दवाई देंगे, जैसे बीपी की दवाई है, पेशेंट ने आज शुरू करी सुबह, अगले दिन सुबह ली, फिर अगले दिन सुबह ली, फिर अगले दिन सुबह ली, 4 से 5 डोज में उसका स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आया है, मतलब वो उस कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंची है जहाँ पे उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा। अब पेशेंट कंटिन्यू दवाई खाता रहेगा तो उसका ड्रग कॉन्सेंट्रेशन उस प्लेट्यू में, उस रेंज में हमेशा रहेगा और उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आता रहेगा। अगर पेशेंट भूल गया दवाई खाना, कहीं घूमने चला गया और फिर उसने दवाई खाना छोड़ दिया, तो वो जो उसका इफेक्ट था ड्रग का वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जिस रेंज में ड्रग का इफेक्ट आ रहा था, जिस कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग का इफेक्ट आ रहा था वो कम हो गया। तो ड्रग बॉडी में तो अभी भी है लेकिन वो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही क्योंकि उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन थेरेपेटिक इफेक्ट के रेंज से कम हो गया। ठीक है, अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है CPSS। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला होता है CPSS का, वो मैं आपको बताती हूँ। CPSS का फॉर्मूला ये होता है डोज रेट अपॉन क्लियरेंस, मतलब स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस। क्लियरेंस बढ़ेगा तो स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और क्लियरेंस घटेगा तो CPSS बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं तो डोज रेट निकलती है, डोज रेट इज इक्वल टू CPSS इंटू क्लियरेंस। मतलब स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को हम क्लियरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें ड्रग को डोज रेट, मतलब उसको शेड्यूल कैसे करना है, कितनी बार में शेड्यूल करना है। ठीक है, अब इसमें लास्ट एक फंडामेंटल आता है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब मलेरिया का एक पेशेंट आता है तो मलेरिया के पेशेंट को हम क्लोरोक्विन देते हैं। क्लोरोक्विन का पहले हम उसे 4 गोलियां एक साथ देते हैं कि ये 4 गोलियां तुरंत अभी कुछ खाओ, पहले खाली पेट नहीं खाना, खाओ और इस क्लोरोक्विन की 4 गोलियों को एक साथ गटक लो। ठीक है, उसके बाद 8 घंटे बाद 2 गोलियां खाओगे, फिर अगले दिन से सुबह शाम 2-2 गोलियां खाओगे। तो ये मलेरिया की क्लोरोक्विन वाली रेजिम होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसे क्यों दे रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम 4 गोलियां जब एक साथ दे रहे हैं तो हम उसे लोडिंग कर रहे हैं, हम पेशेंट के बॉडी में लोडिंग कर रहे हैं उस डोज की। क्योंकि मलेरिया जो है, आपको पता है मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हमारी ब्लड सेल्स में चला जाता है और वो वहाँ पे जाके हमारी ब्लड सेल्स को डैमेज करता है ना। तो हम एक साथ में इतनी सारी दवाई एक साथ दे रहे हैं क्योंकि हम पूरी बॉडी में ब्लड सेल्स में जहाँ जहाँ पे वो पैरासाइट है उसको किल करना चाहते हैं। तो लोडिंग डोज हम इसलिए दे रहे हैं। अब इसमें आपको समझना ज़रूरी है लोडिंग डोज, अब यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है लोडिंग डोज इज गवर्न्ड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉट बाय एनी अदर थिंग। आपको कितनी डोज देनी है वो डिपेंड करेगी उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आपको डोज ज़्यादा देनी है, अगर VD कम है तो आपको डोज उस हिसाब से कम रखनी है। फिर आती है एक मेंटेनेंस डोज। जैसा मैंने अभी बताया कि BP का पेशेंट है, रोज अपनी दवाई खा रहा है चुपचाप आराम से, तो ये क्या चल रहा है, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस किसका फंक्शन है, मेंटेनेंस को कौन गवर्न करता है, क्लियरेंस। भाई कितनी दवाई बॉडी में से निकल रही है, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, क्लियरेंस क्या है, उस हिसाब से हम उसको दवाई देते जाएंगे ताकि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, प्लेट्यू प्रिंसिपल रहे, स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। तो लोडिंग डोज इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस डोज इज अ फंक्शन ऑफ क्लियरेंस। ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। तो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में एक हमने समझा क्लियरेंस, फिर हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। देन हमने पढ़ा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के बाद हमने पढ़ा CPSS या स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, एंड लास्ट हमने पढ़ा लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। ये पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा फॉर्मूला है, पूरे बहुत क्लियर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको आप समझ लो तो आप आगे फार्माकोलॉजी में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे और आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने में मज़ा आएगा।
तो नाउ विद दिस वी कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट अपन फार्माकोडायनेमिक्स करेंगे, एडवर्स रिएक्शंस, फार्माकोविजिलेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन फिर जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर हम एक सेशन पूरा सिर्फ एमसीक्यूज का रखेंगे। एमसीक्यूज या इसको बोले एग्जाम बेस्ड रखेंगे, एमसीक्यूज रखेंगे, और उसके ऊपर क्या शॉर्ट नोट्स बनते हैं, क्या लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब अपन एक सेशन जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर फिर एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल, enjoy, and like, share and subscribe my channel. Comment on whatever you what topics or what subjects you want to have more clarity on, so I'll try to complete them also.